हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्था सीरीज के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आने स्टार्ट हो गई हैं और हमारा एक वीडियो लेक्चर आ भी चुका है। तो आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाला लेक्चर देखो, क्योंकि ये हमारे सीरीज में आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम जो बात कर चुके हैं एनाटॉमी ऑफ लैक्रिमल ड्रेनेज पाथवे, डेक्रोसिस्टाइटिस, इसमें सिर्फ हमारा क्रोनिक वाला रह गया है। तो आज हम बात करेंगे क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, डीसीआर, टीयर फिल्म लेयर्स एंड रिगर्गिटेशन टेस्ट। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके फोरा ब्लेफाइटिस एंड मिकुलिस सिंड्रोम। ठीक है, तो जल्दी से बात करते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस की, क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की। इट इज मोर कॉमन देन एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। जैसे आपको मैंने पीछे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस बताया है, इट इज मोर कॉमन देन एक्यूट वन, अदरवाइज डेफिनेशन इज सेम। एटियोलॉजी की बात करें, स्टेसिस ऑफ टीयर फ्लूइड इन लैक्रिमल सैक। जो टीयर्स हैं जब वो लैक्रिमल सैक में रुक जाते हैं, स्टेसिस हो जाता है जब टीयर्स का, तो आपका डेक्रोसिस्टाइटिस होता है क्रोनिक वाला। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेसिस? एनाटॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या इन्फेक्शन हो सकता है, या हाइपर सिक्रीशन ऑफ टीयर्स हो सकते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो नैरो बोनी कैनाल, अब देखोगे कि मेल टू फीमेल रेशियो में 1/3 है। दैट मीन्स नैरो बोनी कैनाल्स मेल्स में कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसलिए जो सीडी है, जो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। या डेविएटेड नेसल सेप्टम हो सकता है, या आपके नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं। ये 3 एनाटॉमिकल डेविएशन होंगी तो वहां पर स्टेसिस ऑफ टीयर होगा। नंबर 2 है। नंबर 2, इन्फेक्शन लाइक मम्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स या ट्यूबरकुलोसिस। इस केसेस में सीडी होने के चांसेस रहते हैं। सीडी मीन्स क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, या हाइपर सिक्रीशन भी होता है तो भी स्टेसिस ऑफ टीयर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिम्टम्स एंड साइन। इनको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज ऑफ क्रोनिक थेट्रल डेक्रोसिस्टाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसिल, स्टेज ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस एंड क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक। इसके अकॉर्डिंगली हम जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी स्टेज आती है स्टेज ऑफ क्रोनिक थेट्रल डेक्रोसिस्टाइटिस। यहां पर क्या देखने को मिलता है? वाटरिंग आई एंड माइल्ड रेडनेस इन द इनर कैंथस। यहाँ पे स्वेलिंग नहीं है, ओनली माइल्ड रेडनेस है और वाटरिंग आई, एपिफोरा है और माइल्ड रेडनेस है। नंबर 2 स्टेज है आपकी स्टेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसिल। यहां पर क्या होता है? कॉन्स्टेंट एपिफोरा रहता है, लगातार आंखों से पानी आता है, एसोसिएटेड विद स्वेलिंग जस्ट बिलो द इनर कैंथस। स्टेज 1 में हमने देखा था तो माइल्ड रेडनेस थी विदाउट स्वेलिंग। यहां पर क्या है? एसोसिएटेड विद स्वेलिंग जस्ट बिलो द इनर कैंथस। ठीक है, यहां पर यदि हम रिगर्गिटेशन टेस्ट करते हैं तो क्या होता है? मिल्की जिलेटिनस म्यूकोइड फ्लूइड बाहर निकलता है, रिगर्गिटेट होता है फ्रॉम द लोअर पेंटम ऑन प्रेसिंग द स्वेलिंग। जैसे हम स्वेलिंग को दबाते हैं तो वहां से मिल्की म्यूकोइड फ्लूइड बाहर आता है, रिगर्गिटेट करता है। अब एक और टर्म यहां पर आती है एनसिस्टेड म्यूकोसिल। ओपनिंग ऑफ बोथ द कैनालिकुलाई इनटू द सैक आर ब्लॉक्ड। यहां पर जो है बोथ ओपनिंग ब्लॉक हो जाती हैं एंड लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इज सीन एट द इनर कैंथस। ठीक है, लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग हमें वहां पर देखने को मिलती है। कहां पर? इनर कैंथस में। तो इसकी लोकेशन आप ध्यान रखना, इनर कैंथस, ये इनर कैंथस एंड इनर कैंथस। ठीक है, विद नेगेटिव रिगर्गिटेशन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसिस्टेड म्यूकोसिल में जो रिगर्गिटेशन टेस्ट है वो नेगेटिव मिलता है बट फॉल्स टाइप का, फॉल्स नेगेटिव। यहां पे फॉल्स नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि यहां पर पेशेंट को डिसीजेस है, आपको मतलब पेशेंट को वो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है, उसके बावजूद जो रिगर्गिटेशन टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अब जो आपकी स्टेज 3 है, स्टेज 3 इज द स्टेज ऑफ क्रोनिक सपरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस।
यहां पर क्या होता है, जो म्यूकोइड डिस्चार्ज था, जो हमने स्टेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसिल में देखा था, बिकम प्यूरिलेंट, इन्फेक्शियस हो जाएगा, कन्वर्टिंग द म्यूकोसिल इनटू पायोसिल, एसोसिएटेड विद एपिफोरा, रिकरेंट conjunctivitis, very important, and swelling at the inner canthus with mild redness of the overlying skin, में mild redness देखने को मिलेगी. On regurgitation, a frank purulent discharge, यहां पर कौन सा डिस्चार्ज था, मिल्की डिस्चार्ज, यहां पर क्या था, और यहां पर क्या आपका प्यूरिलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द लोअर फैंटम, ठीक है, देखने को मिलेगा. अब आता है आपका स्टेज 4, स्टेज ऑफ क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक. यहां पर लो ग्रेड रिपीटेड इन्फेक्शन, मतलब बार बार इन्फेक्शन होने से जो म्यूकोसा है लैक्रिमल सैक का वो थिक हो जाता है. दैट रिजल्ट्स इन फाइब्रोसिस हो जाएगा उसका, ठीक है. बार बार इन्फेक्शन होने से लैक्रिमल सैक का जो म्यूकोसा वो थिकन हो जाता है और जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है. इट इज एसोसिएटेड विद कांस्टेंट एपिफोरा एंड डिस्चार्ज. इतना समझ आ गया होगा हो. अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस. यहां पर मैंने आपको 5 कॉम्प्लिकेशन बताएंगे, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं. नंबर 1 है आपका क्रोनिक इंट्रैक्टेबल कंजक्टिवाइटिस, एक्ट्रोपियन ऑफ लोअर लिड, मैसिरेशन एंड एक्जिमा ऑफ लोअर लिड स्किन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एपिफोरा. बार बार आंखों से पानी आने से इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, ठीक है. फोर्थ वन इज हाइपोपायन अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, ये एंडोफ्थेल्मिटिस हो सकता है. ये 5 कॉम्प्लिकेशन है, आप और भी देख सकते हो बुक्स में. इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो 2 टाइप की इन्वेस्टिगेशंस यहां पर हम करेंगे, नेजल एग्जामिनेशन एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. यहां पर हम रिगर्गिटेशन जो टेस्ट है उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन में ऐड या लिख सकते हैं एग्जाम में. सबसे पहले नाक को एग्जामिन करेंगे कि वहां पर कोई ट्यूमर तो नहीं है, नेजल पॉलिप तो नहीं है, एनाटॉमी में डेविएशन तो नहीं है. तो सारा का सारा हमारा नेजल एग्जामिनेशन में आएगा. और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो डेक्रोसिस्टोग्राफी एग्जामिनेशन हम करेंगे या सब्सट्रैक्शन मैक्रोडेक्रोसिस्टोग्राफी कर सकते हैं या गामा स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है. इसमें आप ऐड कर सकते हो क्या, रिगर्गिटेशन टेस्ट. डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम यहां पे बात करें तो लैक्रिमल सैक ट्यूमर हो सकता है, सीबेसियस सिस्ट हो सकता है, डर्मोइड सिस्ट हो सकता है या आपका कोल्ड एब्सेस भी हो सकता है. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिसेंट केसेस का ट्रीटमेंट एंड रिकरेंट केसेस का ट्रीटमेंट. रिसेंट केसेस का ट्रीटमेंट की हम बात करें तो यहां पर रिपीटेड सिरिंजिंग ऑफ एनएलडी, नेजोलैक्रिमल ट्रैक्ट की रिपीटेड सिरिंजिंग करनी है विद फ्रीक्वेंट इंस्टिलेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स. यहां पर हमें एंटीबायोटिक्स देनी है और रिपीटेड सिरिंजिंग करनी है एनएलडी की, ठीक है. यदि रिकरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीसीटी एंड डीसीआर. इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे. और इंसर्शन ऑफ ट्यूब, हम ट्यूब से भी लैक्रिमल सैक को एम्प्टी कर सकते हैं, मतलब ड्रेनेज कर सकते हैं लैक्रिमल सैक का. उस ट्यूब का नाम है लेस्टर जोन्स ट्यूब. रिगर्गिटेशन टेस्ट की बात करें, रिगर्गिटेशन ऑन फर्म प्रेशर ओवर लैक्रिमल सैक. जैसे हम लैक्रिमल सैक एरिया में फर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहां से फ्लूइड रिगर्गिटेट हो जाता है, ठीक है. इफ देयर इज रिगर्गिटेशन द टेस्ट इज पॉजिटिव. अब हम देखेंगे जो फ्लूइड निकल रहा है उसका नेचर कैसा है, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग ही हम उसकी पैथोलॉजी को काफी हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यदि वो फ्लूइड वाटरी है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज है तो ए टॉनिक सैक है आपका, म्यूकोइड है तो कहीं ना कहीं एनएलडी में ऑब्स्ट्रक्शन है और ब्लड स्टेन्ड है, ब्लड आ रहा है उसमें, तो मैलिग्नेंसी भी हो सकती है या स्टोन इन द सैक भी हो सकता है. अब बात करते हैं डीसीटी एंड डीसीआर की. डीसीआर मैंने काफी पेपर्स में देखा, 3 मार्क्स में आता है, यूजली ईएनटी के पेपर में डीसीआर पूछा जाता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीसीटी. क्या है डीसीटी? कंप्लीट एक्सीजन ऑफ लैक्रिमल सैक. लैक्रिमल सैक को कंप्लीट हम निकाल देते हैं, एक्सीजन कर देते हैं उसका. इसका एडवांटेज हम देखें, इट इज इजी एंड टेक्स लेस टाइम. इजी का मतलब है जो ऑपरेशन काफी इजी है एंड टेक्स लेस टाइम, हार्डली 15 to 20 मिनट्स में हो जाता है ये. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव एपिफोरा यहां पर रहता है, वाटरिंग जो है वो परसिस्ट रहती है. नंबर 2 डीसीआर, दैट इज
डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी बिफोर परफॉर्मिंग सर्जरी द इन्फेक्शन स्पेशली इन पायोसिल should be controlled by topical antibiotics and repeated lacrimal syringing। ठीक है, जो इन्फेक्शन है हमें सबसे पहले वो ट्रीट करना है। यदि इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो डीसीआर को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड एंड एंडोस्कोपिक मेथड। जो कन्वेंशनल मेथड है उसको हम एक्सटर्नल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे हम स्किन से अप्रोच करते हैं। स्किन से अप्रोच करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नेजल ड्रेनेज ऑपरेशन। इसका एडवांटेज क्या है, नो पोस्ट ऑपरेटिव एपिफोरा, मतलब एपिफोरा नहीं होता है। अब बात करते हैं एंडोनेसल की। एंडोस्कोपिक अप्रोच है, यहां पर बाय मिस्टेक जो है अप्रोच फ्रॉम स्किन लिख दिया है मैंने, वो स्किन नहीं है, अप्रोच फ्रॉम नोज आएगा। डायरेक्टली हम नोज से करते हैं, नो स्किन इंसिजन, इंसिजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सक्सेस रेट इसका 80% है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ डीसीआर। कभी कभी 1 to 2 मार्क्स में जस्ट 2 to 3 आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखने होते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ डीसीआर की बात करें तो ट्यूमर है यदि नोज में तो नहीं करेंगे, ब्लीडिंग डिसीजेज है तो भी नहीं करेंगे। एक्सट्रीम्स ऑफ एज मींस जो बच्चे 4 साल से छोटे हैं या जो 60 साल से बड़े हैं उनमें हम नहीं करते हैं, या एट्रोपिक राइनाइटिस हो तो भी हम डीसीआर नहीं करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अ गुड डीसीटी इज ऑलवेज बेटर देन अ बैडली डन डीसीआर। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज टीयर फिल्म लेयर्स एंड देयर एबनॉर्मलिटीज। डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज टीयर फिल्म? इट इज अ थिन लेयर अबाउट 7.6 to 8 माइक्रोमीटर ओवर द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा। ठीक है, ये टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। उनमें से सबसे जो थिकेस्ट है वो एक्वस लेयर सबसे थिकेस्ट है, और जो सबसे पतली है, थिनेस्ट है, वो आउटर लिपिड लेयर है। ठीक है, एक करके बात करते हैं। नंबर 1 इनर म्यूसिन लेयर जो 0.2 माइक्रोमीटर की है, एक्वस लेयर 6.5 to 7.5 माइक्रोमीटर की है, और आउटर लिपिड लेयर आपकी 0.1 माइक्रोमीटर की है। तो इनर म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस बाय गॉबलेट सेल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ मेंस। तो ग्लैंड्स ऑफ मेंस देखो आप यहां पर मैंने मेंशन किया, ये डायग्राम जरूर बना देना क्योंकि लोकेशन यहां से क्लियर हो जाती है कि कहां कहां वो उसकी लोकेशन है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये यूजली ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। फंक्शंस क्या है? मेंटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, हमारी आंखों में नमी रखता है। एक्वस लेयर की बात करें तो 6.5 to 7.5 माइक्रोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वस लेयर भी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटेड बाय मेन एंड एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये जो आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस, ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग, ये आपके एसेसरी ग्लैंड्स है 2, ये एक्वस लेयर को सिक्रेट करते हैं और यूजली 6.5 to 7.5 माइक्रोमीटर का होता है। वाटर विद, इसके जो फीचर है, मतलब इसका इस लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर विद डिसोल्व्ड सॉल्ट्स, नमक हल्का सा, ग्लूकोज होता है, लाइजोजाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, तो यहां पर देखो लाइजोजाइम्स, लाइजोजाइम की वजह से इस लेयर में एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, आईजीए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आ जाती है लाइसोजाइम की वजह से, आईजीए की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है ये, रिमूव डिब्रीज। ठीक है, इसके फंक्शन बड़े इजी है, ऑक्सीजनेशन, रिमूव डिब्रीज या एंड एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, थर्ड वन देखें, आउटर लिपिड लेयर जो आपकी 0.1 माइक्रोमीटर की है। मिबोमियन ग्लैंड्स ऑफ जिस एंड मोल्स ग्लैंड से, ये इन 3 ग्लैंड से ये आउटर लिपिड लेयर बनती है। देख सकते हो मिबोमियन ग्लैंड, देखो यहां पर आपके, ये जो आपको दिख रही है लाइन ब्लू सी, ग्लैंड्स ऑफ जिस, ये देखो जस्ट आपकी जो आपकी अपर आईलिड है, और ग्लैंड्स ऑफ मोल, ये भी आपकी अपर आईलिड में देखो आप अपर और लोअर में देख सकते हो। यहाँ पे देखो जो ग्लैंड्स ऑफ मोल्स के जस्ट बगल में आपको ग्लैंड्स ऑफ जिस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये साथ साथ ही होती है, ग्लैंड्स ऑफ जिस, ग्लैंड्स ऑफ मोल्स एंड मिबोमियम ग्लैंड्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फंक्शंस क्या है? रिड्यूस एवोपरेशन, मतलब आंसुओं को, मतलब जो मॉइस्चर उसको एवोपरेट नहीं होने देता क्योंकि लिपिड नेचर है। एड्स लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। प्रिवेंट लिड मार्जिन ओवरफ्लो, इसके फंक्शंस हो गए।
अब नॉर्मलिटीज की बात करें, म्यूसिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, एक्वस लेयर की डेफिशिएंसी हो सकती है, लिपिड लेयर की डेफिशिएंसी हो सकती है। म्यूसिन की डेफिशिएंसी कब होगी? हाइपोवाइटामिनोसिस है, जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। या ट्राकोमा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, केमिकल बर्न्स, या गॉबलेट सेल ही पता चले गायब हो गए, क्योंकि जो म्यूसिन है वो गॉबलेट सेल तो क्रिएट करते हैं ग्लैंड्स ऑफ मेंस। यदि कोई गॉबलेट सेल्स में डिसफंक्शन है तो भी म्यूसिन नहीं बनेगा। अब देखो एक्वस लेयर की डेफिशिएंसी की हम बात करें तो ज़ोर्गन सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में देखो, वहां पर भी ज़ोर्गन सिंड्रोम होता है। अगेन ये 2 टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। रिले सिंड्रोम या इडियोपैथिक भी हो सकता है। लिपिड डेफिशिएंसी की बात करें, एब्सेंस ऑफ मीबोमियम ग्लैंड्स, यदि आपके ग्लैंड्स एब्सेंट है, या आपकी ब्लेफराइटिक केस में भी लिपिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है और लुब्रिकेशन आपका डिक्रीज हो जाता है। दैट लीड्स टू ड्राई आई, मतलब जितनी भी कंडीशंस अभी आपको मैंने बताई है वो लीड्स टू ड्राई आई। ठीक है, तो आज हमारे इतने टॉपिक्स हो गए। ये डायग्राम जरूर बना लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, एनाटॉमी पूछा जा सकता है कि एनाटॉमी ऑफ ग्लैंड्स, लोकेशंस बता दो ग्लैंड्स की कहाँ कहाँ होते हैं आई में ग्लैंड्स, तो आपको पता होना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ, जहां पर आपको सिर्फ ग्लैंड्स ही मेंशन करने होंगे, कहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे। एनाटॉमी पता होगी जब तो हम उसकी सर्जिकल एस्पेक्ट में जा सकते हैं। तो आज हमने एनाटॉमी ऑफ लैक्रिमल ड्रेनेज पाथवे देख लिया, डायग्नोसिस हमारा खत्म हो गया, डीसीआर खत्म हो गया, टीयर फिल्म लीड्स खत्म हो गया, रिग्रेगेटेशन टेस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मींस टुमारो एपिफोरा ब्लेफाइटिस और मिकुलस सिंड्रोम करेंगे। साथ में हम अपना न्यू जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।